नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटेन के बाद आने वाले व्यापारिक कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी आया था पुर्तगाल का, उसके बाद डच आए, उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रिटेन आया जो भारत में वर्षों राज किया था, लगभग 200 वर्षों के टाइम में किया था, पीरियड में किया था, 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। उसके बाद जो आया था वो डेन आया, उसके बाद फ्रांसीसी आए। डेन को ही डेनिस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे डेन लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पे डेनिस लिखा मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बातें हैं वो जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के बाद कौन आया था? तो ब्रिटेन के बाद आने वाला देश जो था वो डेन था, डेन या डेनिस, ठीक है, डेनिस का आगमन, ठीक है। ये भारत में कौन से नंबर का यूरोपीय कंपनी था या यूरोपीय देश था? वो चौथे नंबर का था। ब्रिटेन कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का, ठीक है। तो डेन में याद रखना है आपको कि ये 1616 ईस्वी में भारत में व्यापारिक कंपनी आया था, ठीक है। 1616 ईस्वी में डेनिस व्यापारिक कंपनी भारत आया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि डेन कब आया था भारत, तो 1616 ईस्वी में। उसके कुछ वर्षों के बाद इनको व्यापारिक कोठी बनाने की इजाज़त मिल गई थी। तो 1620 ईस्वी में इनकी पहली व्यापारिक कोठी त्रावणकोर या तंजौर में स्थापित, ठीक है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि डेन का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो तंजौर में स्थापित हुआ है। उसके कुछ वर्षों के बाद याद रखिएगा 1620 ईस्वी में इनका पहला व्यापारिक कोठी स्थापित हुआ है और इसके लगभग 50 वर्षों, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों के बाद इसका दूसरा व्यापारिक कोठी स्थापित हो गया, लगभग 50 वर्षों के बाद 1676 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कोठी स्थापित, ठीक है। दूसरा व्यापारिक कोठी स्थापित कहां पे? तो याद रखिएगा बंगाल के श्रीरामपुर में, बंगाल के श्रीरामपुर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको बता देते हैं कि ये जो थे ना डेन या डेनिस, जो जिसे डेनिस ही समझिए, डेनिस भारत में ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे थे व्यापारिक क्षेत्र में। इनका रुचि बहुत ही नाम मात्र का था। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये छोटी कंपनी थी, बहुत ही छोटी कंपनी थी और निजी कंपनी थी, जिसको सहायता ज़्यादा अपने सरकार से प्राप्त नहीं थी। इसलिए ये भारत में क्या हुए? सफल नहीं हुए, इनका व्यापारिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये कुछ समय के बाद लगभग 1745 ईस्वी में अपने जो व्यापार है पूरा, अपने कंपनी का पूरा व्यापार भारत में जो था वो ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1745 ईस्वी में भारत का व्यापार ब्रिटिश को बेचकर चले गए, ठीक है। ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे। इनके बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो आया ना, इसके बाद वो ब्रिटेन के लिए क्या हुआ? सरदर्द का कारण बना। एक तरह से ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो थे वो भारत में एक तरह से साम्राज्यवाद का नींव रखने में ब्रिटेन को या खुद को प्रोत्साहित किए थे, ठीक है। तो अब जो हमारा है ना भारत में सबसे लास्ट में आने वाला, अंतिम में आने वाला जो यूरोपीय देश था वो था फ्रांसीसी, ठीक है। ये इसलिए आपको बता दिए कि बीच में आपको ऐसे ना लगे कि बीच में छोड़ दिया गया है। तो बीच में डेन आया था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और वो ब्रिटिश को अपना व्यापारिक कोठियां सभी व्यापार बेचकर भारत छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो चलिए अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है।
भारत में सबसे लास्ट में आने वाला यूरोपीय देश, अपेक्षाकृत सबसे लास्ट में आने वाला यूरोपीय देश फ्रांस ही था। ठीक है, सबसे लास्ट में। और याद रखिएगा ये कब आया है, तो 1664 ईस्वी में। ये जो ईस्वी है ये आपको याद रखना है कि 1664 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन जो सम्राट थे लुई 14वें, उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट ने एक कंपनी का क्या किया, निर्माण किया या स्थापना किया। उस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे पूरे लिख लीजिए कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट, ठीक है, कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, किसके प्रयासों से हुआ है, तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से ये हुआ था। ठीक है, इस कंपनी को एक तरह से ये भी कहा गया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम था कंपनी फ्रैंकिश देश। पूरा नाम क्या था ये याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था कंपनी फ्रैंकिश देश इंडेस और ओरिएंटलेस। ठीक है, ये पूरा नाम था कंपनी फ्रैंकिश देश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, ये पूरा कंपनी का नाम था। इसी कंपनी का स्थापना किया जिसे हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और कोलबर्ट के प्रयासों से ये हुआ था 1664 में। इस कंपनी का निर्माण क्यों हुआ था या स्थापना क्यों हुई थी, तो इस कंपनी का जो स्थापना है वो पूरब के साथ या विशेषकर भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये स्थापित किया गया था। और यहीं पर आपको याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, भारत के साथ व्यापार। ठीक है बाबू, भारत के साथ व्यापार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। पूरब के साथ सबको क्या करना है, व्यापार बिजनेस करना है, मगर ज़्यादातर यूरोपीय देशों का मुख्य क्या था कि भारत के साथ व्यापार करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मसाला था या सोना था, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा था, सोने की चिड़िया, इसीलिए तो भारत को कहा जा रहा था। ये लोग लूट लिए तभी तो हम खोखला हो गए, नहीं तो बहुत आगे रहते हैं इन लोगों से। तो भारत के साथ व्यापार करने का उद्देश्य था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्रांस जो है ना वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जब ये आया तो इन्हें भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय में क्या हुआ कि यूरोपीय जितने भी कंपनी आ रहे थे उन्हें व्यापारिक कोठी स्थापित करने का एकदम फ्री लाइसेंस मिल गया था, जो आओ यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित करो। तो फ्रांस सबसे लास्ट में आया, इन्हें थोड़ा भी ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करना शुरू कर दिया था। क्यों? और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, उसी समय में धीरे धीरे अंग्रेज मजबूत भी हो रहे थे, वो भी अपना कोठी खोल रहे थे। और ये तो आपको बता ही दिए कि ये सामान्य प्रक्रिया हो गया था कि भारत में यूरोपीय कंपनी आएगी और यहाँ पर व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगी। ठीक है, अब देखिए जब व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगी तो सबसे पहले 64 में इनका जब कंपनी स्थापित हो गया तो भारत आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कोठी का निर्माण करेंगे। तो 1668 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ पे, तो ये याद रखना है आपको, ये सूरत में करते हैं। ठीक है, सूरत में। और किनके प्रयासों से होता है, तो ये नाम आपको भूलना नहीं है, फ्रैंकोइस कैरो। ये नाम आपको भूलना नहीं है कि 1668 ईस्वी में क्या हुआ है,
1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुआ है, जिसका श्रेय फ्रैंकोइस कैरो को दिया जाता है। ठीक है, फ्रैंकोइस कैरो के मदद से पहला व्यापारिक कोठी स्थापित होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और आगे क्या किए हैं। तो 1669 ईस्वी में गोलकुंडा, ये याद रखिएगा नाम, गोलकुंडा, आजकल गोलकुंडा का नाम ज़्यादातर लोग भूल गए हैं। आंध्रा के क्षेत्र या दक्षिण के क्षेत्र को आप याद रखिएगा, गोलकुंडा उसी को बोला जाता था। ठीक है, गोलकुंडा। तो 1669 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से इनको, गोलकुंडा के सुल्तान से इन्हें कोठी स्थापित करने का आज्ञा मिला। ठीक है, 1669 में। और ये कहाँ पे मिला है? तो गोलकुंडा तो हम बोल रहे हैं, मगर याद रखिएगा मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं। तो 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्हें दूसरी व्यापारिक, तो ठीक है, मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी बोला जाता है बाबू। ठीक है, दूसरी व्यापारिक कोठी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रांसीसियों का दूसरा व्यापारिक कोठी कहां पे स्थापित हुआ है, तो मसूलीपट्टनम में हुआ है। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि 1673 ईस्वी फ्रांस जब आया ना, तो ये बहुत ज़्यादा तेजी, एग्रेसिव वे में ये अपना विस्तार कर रहा था व्यापारिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक याद रखिएगा कि वेलिकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी, ये नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन? वेलिकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से इनके निदेशक जो था ना उस टाइम में, डायरेक्टर फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, उसको कुछ गांव प्राप्त हुआ था, से कुछ गांव प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, अभी का पुदुचेरी जो है वही पौंडीचेरी हुआ करता था। ठीक है, तो शेर खान लोदी, एक नाम याद रखिएगा कि वेलिकोंडापुरम के जो शासक था शेर खान लोदी, उन्होंने इन्हें कुछ गांव प्रदान किया, जिसको ये लोग पौंडीचेरी बनाए, वही पौंडीचेरी। और यहाँ पर इन्होंने अपना एक किला बनाया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? तो ये याद रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन, ये नाम याद रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में। ठीक है, मार्टिन, ये नाम आपको भूलना नहीं है कि फ्रैंको मार्टिन जी के नेतृत्व में। ठीक है, और यहाँ पे जब पौंडीचेरी गांव प्राप्त हो गया तो किला भी तो बनाएंगे, किले बंद करेंगे, तो इस किला का नाम रखा गया पौंडीचेरी में, किला का नाम रखेगा फोर्ट लुई। इस किला का नाम फोर्ट लुई। तो पौंडीचेरी में जो किला स्थापित हुआ, उस किले का नाम क्या था? फोर्ट लुई। ठीक है, और इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंको मार्टिन को। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन आपको नाम याद रखना है। और ये कब हुआ है? किला कब बनाया गया? 1673 में तो इन्हें गांव प्राप्त हुआ ना, किला इन्हें कब बनाया गया? ठीक है, तो 1674, 1 वर्षों के बाद ये लोग किला बनाए थे। 1 वर्ष तो कभी भी लग सकता है ना। जब हम लोग भारत में अभी भी गांव में या कहीं भी मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। स्टार्ट तो कर देते हैं तुरंत, समय लग जाता है, किसी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। तो जब ये गांव प्राप्त हो गया तो उसको किले बंद करने में, पूरा गांव को एक तरह से किला में तब्दील करना है तो टाइम लगेगा। तो 1674, लगभग 1 वर्षों के बाद इन्होंने उस किले का निर्माण किया और उस किले का नाम था फोर्ट लुई। ठीक है, चलिए, फ्रैंको मार्टिन। चलिए, इससे आगे हम लोग देखेंगे
कि उसी समय में जब ये हो रहा था तो 1673 में ही बंगाल के जो नवाब थे या शासक, ठीक है, नवाब नहीं शासक, शाइस्ता खां, ये बहुत ही फेमस नाम है, आप जब पढ़िएगा तो ये शाइस्ता खां का नाम बहुत बार आया है, ठीक है, बंगाल में मिडाइवल हिस्ट्री में भी बहुत बार नाम आया है, ठीक है। चलिए, तो 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर किराए पर दिया। अब देखिए, ये लोग किराए पर भी दे रहे थे, ठीक है। किसको किराए पर दिया है? तो चंद्रनगर एक क्षेत्र है जिसे किराए पर दिया, किसको? फ्रांसीसियों को, ठीक है। और जब फ्रांसीसियों को किराए पर मिला तो फ्रांसीसियों ने यहाँ पर एक प्रसिद्ध कोठी का निर्माण किया, बहुत ही फेमस कोठी का नाम, और उस फेमस कोठी का नाम था फोर्ट ऑरलियंस, ठीक है, फोर्ट ऑरलियंस। यहीं पर सुप्रसिद्ध कोठी का निर्माण, ठीक है। क्या नाम? आपको अभी तुरंत बताया है, नाम था फोर्ट ऑरलियंस, ठीक है। इस कोठी का नाम क्या था? अब अगर आपसे पूछे कि बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित कोठी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित कोठी का नाम फोर्ट ऑरलियंस है, ठीक है। बंगाल में चंद्रनगर किसने पट्टे पर दिया या किराए पर दिया था? तो शाइस्ता खां, बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने दिया था, ठीक है। चलिए, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। जब आपको इतना पता चल गया है तो आपको पहले ही बताया कि एग्रेसिवली ये लोग कर रहे थे, और ये यहीं पर नहीं रहे, ठीक है। फ्रांसीसी यहीं तक नहीं रहते, बाहर भी ये लोग कब्जा करना स्टार्ट किए थे। 1721 ईस्वी में ये मॉरिशस को कब्जा किए, ठीक है। 1725 ईस्वी में ये मालाबार के माहे क्षेत्र को कब्जा किए, और 1739 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, करिकल पर अधिकार कर लिया। कब कब? तो आपको अभी तुरंत वह है 1721 में मॉरिशस, अभी भी मॉरिशस, उसी टाइम से मुझे लगता है मॉरिशस से भारत का क्या हुआ, संबंध जुड़ गया, और आजकल तो बिहारी वहाँ पे राज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बिहारी मूल के बन जाते हैं, है ना। राम गुलाम जी थे वहाँ पे। 1725 मालाबार के माहे, ठीक है, मालाबार के माहे, और 1739 करिकल पर अधिकार। कहाँ कहाँ पे? तो 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार स्थित माहे, ठीक है, और 1739 ईस्वी में करिकल पर अधिकार कर लिया। अब जब इतना हो गया, अब देखिए, जब इतना आपका एग्रेसिवली आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और सबको हरा रहे हैं, सबसे जीत रहे हैं, और आपको सरकार का भी क्या मिला हुआ है? वरद हस्त प्राप्त है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में उस टाइम में दो शक्तियाँ थी, एक फ्रांसीसी और एक ब्रिटेन। ब्रिटेन भी एग्रेसिव था और फ्रांसीसी भी एग्रेसिव था, मगर याद रखिएगा ब्रिटेन जो था ना, बहुत समय तक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाह रहा था। एक प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रिटेन को भारत में साम्राज्यवाद का जो चस्का लगाया, या यहाँ पे भू क्षेत्र, भूमि जीतने, जमीन जीतने का जो चस्का लगाया, वो फ्रांसीसियों ने ही लगाया था, ठीक है। इसका एक गवर्नर हुआ है डुप्ले, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब कर्नाटक वार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्नाटक वार डुप्ले के बिना हो ही नहीं सकता। डुप्ले ने ही इसको चस्का लगाया, मगर यहाँ पर ये लोग जो एग्रेसिव हो रहे थे, इसके पीछे एक रीजन आपको बता देते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल साम्राज्य का जो है ना, वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब मुगल साम्राज्य का जब डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो इसके जो नीचे अधीनस्थ जो राज्य है, ये सूबा है,
वहाँ के जो ताकतवर लोग थे वो अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, स्वतंत्र करना चाह रहे हैं। जैसे हैदराबाद हुआ, बंगाल हुआ, अवध हुआ, ठीक है, ये सब क्षेत्र अपने आप को क्या करना चाह रहा है, स्वतंत्र करना चाह रहा है, मगर उनके पास वो साधन नहीं है। अब साधन नहीं है तो वो किसी न किसी का हेल्प चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रांसीसियों ने भारत के आंतरिक मामले में दखल देना शुरू किया। और वो सबसे पहले किसने दखल दिया, डुप्ले, ठीक है, डुप्ले ने दिया कि यहाँ पर देखा कि कौन मजबूत है, उसको क्या क्या मदद देना है, तो हम इनको नौसैनिक का मदद दे देंगे, इन्हें सेना का मदद दे देंगे, इन्हें हथियार प्रोवाइड करा देंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो है ना, भारत में जो हथियार था ना, वो भारी हथियार था, अत्याधुनिक हथियार नहीं था, कमज़ोर पड़ रहे थे, सैनिक भी उतना ज़्यादा से ढंग नहीं कर रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने ही किया था। और फ्रांसीसियों के बारे में एक चीज़ और जानते चलिए कि पहला ऐसा यूरोपीय देश था जो भारत के राजाओं के पास अपना सैनिक रखने के लिए उनसे ही पैसा लेता था कि दीजिए। और भारत के जो राजा थे वो देते भी थे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं दूसरा राज्य हम पे हमला न कर दे। तो ये और ब्रिटेन को चस्का यहीं से लगाया। जब फ्रांसीसियों ने ये चीज़ करना शुरू किया तो यहाँ पे भी ब्रिटिश के जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी देखा कि अच्छा हम लोग भी कर सकते हैं, तब उन्होंने करना शुरू किया था, ठीक है। और उसी का उपज हुआ 3 युद्ध, कर्नाटक का 3 युद्ध, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसके बाद थर्ड कर्नाटक वार के बाद ब्रिटेन का यहाँ पर एक तरह से भारत में आधिपत्य हो गया और फ्रांसीसियों का डिक्लाइन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि डुप्ले को बीच से ही, यहाँ से बीच में ही निकाल के लेके चला गया यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रांस उधर भी अपने तरफ भी घिर गया था, ठीक है। इसीलिए 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद भारत में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो गया था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो गया था। और जब 1742, आपको अभी क्यों बताया हम, 1742 में भाई साहब का अंदर से आने लगा कि अब हम यहाँ पे साम्राज्यवाद का नींव रख सकते हैं। तो डुप्ले एक नाम आपको बताए हैं, इनका नाम आपको भूलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर हैं, ठीक है। डुप्ले भारत में एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि साम्राज्यवाद का जो नींव था ना, उसको रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ही सबसे पहले सिखाया कि भारत पर राज किया जा सकता है बाहर से भी आकर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे और उसका फायदा इन्होंने उठाना शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि डुप्ले भाई साहब के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि 1731 में ये सबसे पहले जो आए थे वो चंद्रनगर के गवर्नर बन के आए थे, ठीक है। चंद्रनगर के गवर्नर कब बन के आया है? तो 1731 ईस्वी में। इसके प्रतिभा को पहचान के ना इसे पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया। कुछ समय के बाद जब इनके प्रतिभा को समझ लिया गया तो इनको पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया। और कब बनाया गया? तो 1741 ईस्वी में, जहां पर ये 1754 ईस्वी तक गवर्नर रहे और वहीं से पूरे देश में खेल करते रहे। 1754 ईस्वी में इन्हें भारत से ले जाकर अपने देश ले जाया गया, फ्रांस ले जाया गया। और उसके बाद ही एक तरह से समझिए फ्रांस का यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो गया। क्योंकि एक नए व्यक्ति को आप भेज रहे हो तो भारत में जितने भी चीज़ हैं उसको समझने में क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा ना, है ना, टाइम लगेगा। डुप्ले तो यहाँ पे समझा हुआ था। और उसी टाइम पर एक एग्रेसिव रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन की तरफ से आया, ठीक है। उन्होंने इनको पटका और 1757 में बंगाल को जीतने के बाद जब इनको पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, अब देखिए बंगाल पर ब्रिटेन का शुरू से ही राज रहा है। ये लोग पौंडीचेरी पर राज कर रहे थे, है ना, तो इनका आमदनी भी कम था, मगर ब्रिटेन के पास आमदनी का असीमित था, बहुत पैसा था बंगाल के पास, तो एकदम उनके पास सब था। नौसैनिक शक्ति में कहा जाता है कि फ्रांस बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गया था और फ्रांस सरकार के अधीन ये कंपनी थी, ठीक है।
सरकार के अधीन थी, तो सरकार से बहुत ज़्यादा फैसला उन पे थोपा जाता था। ठीक है, तो कब बनाया गया है? तो 1741 ईस्वी में पौंडीचेरी के गवर्नर डुप्ले को। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जब कर्नाटक वार के बारे में जानेंगे तो पूरे तरह से जानेंगे कि कब आए, इन्होंने कौन कौन सा षड्यंत्र भारत में किया, क्या क्या किया इन्होंने। ठीक है, और 1754 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहे थे। ठीक है, 1741 में पौंडीचेरी के गवर्नर बन के आए और 1754 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहे। और जब 1754 ईस्वी में त्रिचनापल्ली एक जगह है, वहाँ पर जब फ्रांसीसियों की हार हो गई तब इन्हें फ्रांस वापस बुला लिया गया और एक तरह से उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों का डिक्लाइन 1754 त्रिचनापल्ली के हार के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद ब्रिटेन का यहाँ पर भारत में आधिपत्य हो गया था। ठीक है, चलिए, और ये तो बता ही दिया कि डुप्ले ही ऐसा था जो साम्राज्यवाद या भू अर्जित करने का तरीका बताया था पूरे दुनिया को, या भारत में भू अर्जित किया जा सकता है ना। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग ये 1754 ईस्वी तक पद पर रहे थे। ठीक है, त्रिचनापल्ली के युद्ध, ये याद रखिएगा, 1754 में त्रिचनापल्ली के युद्ध में हार के बाद भाई साहब को फ्रांस वापस बुला लिया गया, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम आगमन देख रहे थे कि अराइवल कब आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या क्या कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे छोटे अधीनस्थ राज्य जो स्वतंत्र हुए, जैसे हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, बंगाल हुआ, इसके बारे में जानेंगे। एक वहाँ पे राज्य और आएगा मराठा, है ना, उस समय का सबसे ताकतवर राज्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कर्नाटक वार हुआ, पलासी युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर होगा, है ना। अगले कुछ वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया जाएगा कि कैसे इतिहास को लोग बोलते हैं ना बोरिंग सब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे इतिहास को भी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।